तो नमस्कार प्यारे बच्चों, द फ्लैश एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना तुहिन मंडल द फ्लैश एकेडमी से, है ना, नीट के पेपर का एनालिसिस लेकर के आया हूं। हमने क्या किया है बेटा, कुछ 5 से 7 साल के पेपर का एनालिसिस किया है और मैंने अपने अकॉर्डिंग जैसा सिलेबस को पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बच्चों के लिए ये वेटेज चार्ट, ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज नीट के लिए हम निकाल के आ रहे हैं और हम एक प्रिडिक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से लेस इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन कितने आएंगे, किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। इन सारी चीजों पे डिटेल हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, काम का वीडियो है। एक चीज, दूसरी चीज बच्चों, बात को समझना, अगर हमारा समर्पण आपको अच्छा लगता है तो बेल आइकन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट में जो लाइक का बटन है उसे दबा देना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, इसको मेरे पढ़ाने के पैटर्न के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो वीडियो तक जो बनेंगे, जो मेरे क्लासरूम के बच्चे हैं वो इसे अच्छे से समझ सकते हैं। जो क्लासरूम के बाहर के बच्चे हैं जो मुझसे नहीं पढ़ रहे होते हैं, वीडियो तक बनेंगे तो उन्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। खैर देखो, सिलेबस को हम लोग अगर देखें 2020 में 45 क्वेश्चन थे, 21, 22, 23 में और 24 तक में 50-50 क्वेश्चन आए, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी के फॉर्म में एग्जाम हुआ करता था, आपको पता है ये बात। और 2025 में वापस से सेक्शन बी को हटा दिया गया और 45 क्वेश्चन नीट के पेपर में रखे गए और साथ ही साथ पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ा दिया था उन्होंने, और टाइम जो हमें 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा था वो भी हमने कम कर दिया था, मतलब हमने नहीं, एनटीए ने कम कर दिया था। तो देखो ये सारी चीजें आपके सामने है, जरा समझते हैं। देखो सबसे पहला वेट, मतलब मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ाता हूं उसी के अकॉर्डिंग इसको मैंने अरेंज किया है और क्या क्या इनमें सब टॉपिक होंगे वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। एक्चुअली सब्जेक्ट और खासकर केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी टॉपिक को आप चैप्टर के दायरे में नहीं रख सकते जब आप नीट और जेई की तैयारी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं अल्कोहल के कन्वर्जन से अल्काइल हैलाइड बना रहा हूं तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुआ अल्काइल हैलाइड का, यानी हेलो एल्केन हेलोएरिन में जाएगा, और अल्कोहल के लिए ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में जाएगा। अब ये तो दोनों ही चैप्टर है, तो इस चीज को आप दोनों चैप्टर में थोड़ी रख सकते हो। आप बात समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सॉल्युबिलिटी के कई कंसेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, कई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आते हैं, कई केमिकल बॉन्डिंग में आते हैं। तो जैसे जैसे टॉपिक की वेटेज है, जैसा जैसा उनको हमने अलाइनमेंट किया है अपने क्लास के प्रोग्राम में, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पैटर्न बनाया और इसका डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। एनसीईआरटी में चैप्टर आपको ज्यादा दिखेंगे, यहां पर मैंने 21 चैप्टर में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है और 22 में ओमिटेड सिलेबस रखा गया। उम्मीद करता हूं पीडीएफ आपको दिख रहा होगा, वरना वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर है कौन सा बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप देख पाएंगे 2020 में एटॉमिक स्ट्रक्चर से 1, 21 में 2, 1, 3, 2, 2। आपको यहां एवरेज देखा जाए तो 3 से 2 क्वेश्चन का एवरेज एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिखता है। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं एक बात आपको समझाना चाहूंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा वेटेज फिजिक्स में भी जाके मैच होता है। यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितना मैंने आपको पढ़ाया, डी ब्रोगली मैटर वेव हो, श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल हो, केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर्स वाला पोर्शन थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ज्यादातर चीजें आपके मॉडर्न फिजिक्स से जुड़ती है, तो जो आपने यहां पढ़ा हुआ है वो मॉडर्न फिजिक्स का भी पार्ट है। तो अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो हर पेपर में हर साल 4 क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर के। क्या मेरी बात आपको समझ में? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को मैं रखता हूं कि किसी चैप्टर से 4 क्वेश्चन अगर आ रहे हो तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। डजेंट मैटर वो फिजिक्स में आ रहा है कि केमिस्ट्री में आ रहा है तो कॉमन। चलिए, दूसरा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आप देखेंगे तो इन ऑन एवरेज 4 से 3 क्वेश्चन का यहां भी एवरेज दिख रहा है, यानी ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और इसमें बच्चों को मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी पढ़ें, और एनसीईआरटी में खासकर कुछ लास्ट में पोर्शन दिया हुआ है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, जिसको बहुत शॉर्टली एनसीईआरटी ने डील किया है। वो क्या चीजें हैं, मेन प्रॉपर्टी क्या क्या है, एटॉमिक साइज, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, तीसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और चौथा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन 4 चीजों में एनसीईआरटी ने जोर दिया है। तो एक क्वेश्चन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से इनसे आता है, लेकिन इनसे भी कैसे पूछ रहा है, वो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर दिस। यानी एक ही क्वेश्चन में वो आईपी, ईए, है ना, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चारों को मैच कर रहा है, यानी चारों प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन बना के दे रहा है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, वो कुछ डिफरेंट चीजें एनसीईआरटी जस्ट उसे टच करके निकल गया, जिसको मैंने अपने क्लास में डिटेल में पढ़ाया। वो होता है बेटा टाइप्स ऑफ ऑक्साइड,
एसिडिक ऑक्साइड कौन है, बेसिक ऑक्साइड कौन है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है, ठीक है, ये वाली बात है। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन है, और इसमें खासकर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। यहां से मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन बार बार पूछता आ रहा है। आप पीवाईक्यू देखेंगे तो ये दिखेगा। इसी में एक और पोर्शन ऐड होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में मैंने आपको पढ़ाया था। वो क्या था बेटा, वो एसिडिक एंड बेसिक नेचर। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे नॉन मेटल का हाइड्राइड हो, है ना, मेटल ऑक्साइड हो, नॉन मेटल ऑक्साइड हो, ऑक्सी एसिड हो, उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने का ऑर्डर लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम, ये सारी प्रॉपर्टी वहां पूछी जाती है। इसके अलावा एक और पोर्शन यहां पर जिसको एनसीईआरटी ने टच करके निकल गया, इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ आपको, और वो इंपॉर्टेंट हो जाता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन के कंसेप्ट के लिए। वो टॉपिक क्या है आप गौर से सुने, उसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी, जहां हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी के बारे में जानते हैं। और ब्लॉक केमिस्ट्री में भी ये आपको डील करने को मिलता है, यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है, ठीक है। और लेंथेनॉइड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम लोग जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं, है ना। ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर का कंसेप्ट यहाँ पर जनरेट होता है। तो ये वाला एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसे एनसीईआरटी ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जस्ट टच करके निकल गया। आपको इन टॉपिक्स को जो मैंने बोला है डिटेल में पढ़ना है। चलिए आगे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है केमिकल बॉन्डिंग। क्या है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग। आप देखेंगे 21-22 में 6-6 क्वेश्चन यहां से आ रहे थे, 23 में 5 क्वेश्चन आए थे। अभी अगर इस साल के पेपर की बात करेंगे तब तक तो 50 क्वेश्चन भी थे, अभी 45 हो गया। तो केमिकल बॉन्डिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन वेल नोन प्रिडिक्टेड है। वो कौन सा है आप जरा सुने, केमिकल बॉन्डिंग में कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक तो मॉलिक्यूल के शेप, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आएगा, वी शेप, बेंड, पिरामिडल, कौन सा होगा, आपको मैच द कॉलम रहेगा, एक चीज। दूसरी चीज डायपोल मोमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डायपोल मोमेंट से कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, डायपोल मोमेंट क्या होगा, यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट एग्जामिनर का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, डाई एटॉमिक स्पीशीज के लिए बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है, कुछ भी चीजें वो पूछ सकता है। एमओटी वाले टॉपिक को आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खासकर C2 मॉलिक्यूल के लिए तो उसने 2-3 बार पूछ लिया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। C2 मॉलिक्यूल में जो कार्बन कार्बन के बीच के 2 बॉन्ड है, उसमें से एक सिग्मा एक पाई नहीं है, दोनों ही पाई बॉन्ड है, ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग के बाद मैंने आपको पढ़ाया था ब्लॉक केमिस्ट्री। ब्लॉक केमिस्ट्री को मैंने पी ब्लॉक सेपरेट, डी ब्लॉक सेपरेट, एफ ब्लॉक सेपरेट करके नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो ये नहीं बोलेगा कि ये डी ब्लॉक का, या ये एफ ब्लॉक का, या ये पी ब्लॉक का है। कंसेप्ट वाइज मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज को डील करते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल थर्मल स्टेबिलिटी है, तो जाहिर सी बात है वो डी ब्लॉक कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी हो, या एफ ब्लॉक कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी हो, या पी ब्लॉक के कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी हो, पूरा मैंने आपको बताया। सॉल्युबिलिटी वाला पोर्शन है, तो डी ब्लॉक के मेटल के जो सॉल्ट है उनकी सॉल्युबिलिटी की बात हो रही हो, या फिर हमारे पी ब्लॉक के कुछ कंपाउंड्स है उनकी सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है, तो पूरा मैंने एक साथ बताया आपको। इससे क्या होता है, आपको हिट ऑफ द मोमेंट में क्वेश्चन में क्या देखने को मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी चाहे पी ब्लॉक के क्वेश्चन हो चाहे डी ब्लॉक के क्वेश्चन हो, आप डील कर जाओगे। मैंने इस अंदाज में आपको पढ़ाया था मेरे क्लासरूम प्रोग्राम में, तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा जब भी आप रिवीजन कर रहे होंगे तो पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक आपको एक साथ पढ़ करके खत्म करना है, तब आप इन टॉपिक्स की कनेक्टिविटी को जान पाओगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ठीक, चलिए, तो ब्लॉक केमिस्ट्री खत्म होते ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 2024-2025 में लगातार 3-3 क्वेश्चन आए हैं। लेटेस्ट पैटर्न है इस समय हमारे पास में, मतलब कुछ सिलेबस ओमिट हो गया था, उसके बाद आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से लगातार 3-3 क्वेश्चन है। किसी छोटे चैप्टर से 3 क्वेश्चन आना अपने आप में उसकी इंपॉर्टेंस को बताता है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आपको बार बार बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। यहाँ बच्चे बार बार लिगेंड का नाम, उनकी डेंटिसिटी, ये सारी चीजें भूलते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग भूलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना भूलते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आपको बेहतरीन ढंग से डील करना है, बार बार रिविजन करना है। चलिए बॉस, आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद आता है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला पोर्शन में जो आपको पढ़ाता हूं वो होता है इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग पढ़ते हैं आईयूपीएसी नेमिंग, फिर मैं पढ़ाता हूं आइसोमेरिज्म। जीओसी में मैंने इतना ही पार्ट रखा हुआ है, और सिर्फ इतने पार्ट से आप देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2025 में कितने क्वेश्चन है, 4, और इसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन ले गया कौन, आइसोमेरिज्म।
कौन बेटा? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, रेप्लिका होगा 2026 का पेपर 25 का, तो आप आइसोमेरिज्म वाले पोर्शन को बहुत ध्यान से बारीकी से पढ़ें। इसमें बच्चों को स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तकलीफ होती है, इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इनफैक्ट हमारे एप्लीकेशन में इनके कोर्सेज भी अवेलेबल होंगे, तो जो बच्चे यूट्यूब में मुझे देख रहे होंगे एक बार कमेंट जरूर करना, अगर आपको आइसोमेरिज्म के लेक्चर्स की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो अपने चैनल में उसे जरूर पोस्ट कर देंगे कुछ टाइम के लिए, या हमारे एप्लीकेशन के थ्रू आप उसे डील कर सकते हैं, तो वो जरूर आप देख लें, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आइसोमेरिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है। और आइसोमेरिज्म ऐसा नहीं, डेफिनेशन दो एग्जांपल, जिस लेवल पे फ्लैश एकेडमी में आइसोमेरिज्म पढ़ाया गया है, जो बच्चे मुझे क्लासरूम के सुन रहे हैं उनको पूरा कंप्लीट करना है, चाहे वो क्यूमिलीन हो, स्पाइरेन हो, फोल्ड एक्सिस हो, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, पीओएस हो, सीओएस हो, कायरल सेंटर है, कायरलिटी हो, सारी बातें हमने आपको एक्सप्लेन कर रखी है। और यहां से हेलो एल्केन हेलो एरिन में कायरलिटी, कायरल सेंटर, रेजमाइजेशन, ठीक है, ये सारी जो टर्म्स है ना, ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो इतना करने के बाद ही आप उन चीजों को डील कर सकते हैं। क्लियर है? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी यहां से पूछे जा सकते हैं। और अब ऐसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे या टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, और वो नंबर पता करना। बच्चे वहां गलती करते हैं। मैं पहला काम बताता हूं, अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है तो पहला काम क्या करेंगे? डीयू निकालेंगे, और ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन 25 में आ भी चुका है। खैर, रिएक्शन मैकेनिज्म 1, रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में बताता हूं, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट भी इसी का पार्ट है, हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये चार इफेक्ट जो है, इनमें रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और आई इफेक्ट, ये अपने आप में RM1 बनाता है। और रिएक्शन मैकेनिज्म 1 आपको पता है मैंने कितने डिटेल में आपको पढ़ाया, लगभग हमने इसमें लगभग 1 महीना हमने इसमें दिया था, और उन 1 महीने में मैंने ढेरों क्वेश्चंस आपको कराया, चाहे वो टॉटोमेरिज्म के क्वेश्चन हो, चाहे वो एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन हो, चाहे वो बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन हो, चाहे वो एनिलीन, सब्स्टिट्यूशनल एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ की बात हो, चाहे वो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो, चाहे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन की बात हो, बहुत चीजें हमने पढ़ रखी है। वो सब कुछ आपको बिल्कुल रिवीजन करना होगा, और वहां से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें भी RM1 में मैं अगर आपको बताऊं तो क्वेश्चन या तो बहुत आसान पूछेगा या तो डिफिकल्ट पूछेगा। इनमें जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है वो अमाइंस के बेसिक स्ट्रेंथ का है, जो मैंने देखा है। सिर्फ ये ही नहीं मैंने बोल दिया तो सिर्फ वही पढ़ के जाएंगे RM1 में, ऐसा नहीं है। रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 आपको पूरा खत्म करना है। अब एक पार्ट जो होता है, जो स्पेशली बच्चे इसे छोड़ देते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उन्हें पता तक नहीं होता है। इनफैक्ट कई टीचर्स भी हैं जो रिएक्शन मैकेनिज्म 2 नहीं पढ़ाते, वो RM1 पढ़ाने के बाद तुरंत चैप्टर में आ जाते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, फिर उसके बाद आता है एल्कोहल, फिनोल ईथर, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अमाइंस, और इससे उनका ऑर्गेनिक खत्म हो जाता है। मैं कहता हूं चैप्टर वाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज होंगे, क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, आप कन्वर्जन करते हुए आंसर तक पहुंचने में आपको दिक्कतें होंगी। RM2 जो मैंने डिजाइन किया है, इसमें हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस है उनको मैंने जनरलाइज किया हुआ है, और इन जनरल मैकेनिज्म को, इन जनरल रिएक्शन के पैटर्न के बेसिस पे मैंने आपको पढ़ाया है। आपको यही मैकेनिज्म को पढ़ना है। इन मैकेनिज्म में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा एडिशन रिएक्शन। एडिशन में कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सारे रिएक्शन एक जगह। फिर हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सारे रिएक्शन एक जगह। इसमें क्या क्या आता है? कार्बोनिल कंपाउंड और साइनाइड खत्म हो जाता है। ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, मात्र एक एग्जांपल है, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड रिएक्ट विद एल्कीन और एल्काइंस। वो भी यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, जो मैंने आपको बताया हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे डिपेंड करता है। बहुत सारी बातें थी, CP1 CP2 है ना, चेन प्रोपगेशन फर्स्ट, चेन प्रोपगेशन 2, दोनों का एक्सोथर्मिक होना चाहिए फॉर HBr। इसी के केस में ये चीज हो सकता है, इसलिए HF, HCl और HI भी आप लो, साथ में पेरोक्साइड भी मिला लो, तो भी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन नहीं देखा जाता। जो मेरे क्लासरूम के बच्चे हैं ये मेरी सारी बकबक समझ रहे होंगे, बाकी यूट्यूब पे जो जुड़ रहे हैं, जो देख रहे होंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन को, वो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके, या हो सकता है मेरी स्पीड ज्यादा हो तो उसे 0.5x करके स्पीड को कम करके गौर से सुन लेंगे, और इन टॉपिक्स पे काम करते जाएंगे। एक अपना चेकलिस्ट बना लेना है, ठीक है। चलिए RM2 में ये पढ़ने के बाद में हमने क्या पढ़ा? एडिशन खत्म होने के बाद
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्केन की सारी रिएक्शन खत्म, वुड्स रिएक्शन खत्म, हंस-डिकर रिएक्शन खत्म, फ्रैंकलिन रिएक्शन खत्म, कोरियोहाउस सिंथेसिस खत्म, सारे हो गए थे। ठीक, फिर उसके बाद हमने वुड्स रिएक्शन के बाद ये सारी खत्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म खत्म करके हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था, बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं सॉरी, हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके का, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट दो तरीके का, SNAE एसिड एसिड डेरिवेटिव, SNAR ये हमने हेलो एल्केन एरिल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस जो था उसमें हमने देखा था, ठीक है, या बेंजीन सल्फोनिक एसिड में भी देखा था ये चीज, ठीक है, SNAR। इसके अलावा अगर बात करेंगे डायरेक्ट में तो SN1 SN2। फिर तुरंत हमने एलिमिनेशन कंपेयर किया था E1 E2 और EI। अब फिर हमने ये कंपैरिजन किया कि कुछ कंपाउंड में SN1 के चांसेस है, SN2 के चांसेस है, E2 मैकेनिज्म के चांसेस है, प्रिफर्ड मैकेनिज्म क्या होगा भाई। E1 को तो हमने छांट के पहले ही अलग कर लिया था, ये बताया। इसके बाद फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा, यानी कि हमारे पास एरोमेटिक केमिस्ट्री खत्म हुई और इसी के साथ ही RM2 खत्म हुआ और रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 खत्म होते ही ये मान के चलना 90% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा खत्म हो चुका था। फिर हम चैप्टर वाइज आगे बढ़े थे। इसमें एक और पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन। तो कुछ नादान परिंदे उस क्लासेस को अटेंड नहीं किए होंगे तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सारी रिएक्शन देख करके जाएंगे। मैंने पूरी रिएक्शन को एक जगह करके कंसाइज वे में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रखा है। हो सके तो यूट्यूब में मैं उसे अवेलेबल भी कर दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बताना, जो जो आप बोलेंगे उस पर अपन काम करेंगे, ठीक है। चलिए, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से इन ऑन एवरेज एक एक क्वेश्चन आता है। हाइड्रोकार्बन से मेनली इंपॉर्टेंट होगा ओजोनोलिसिस और कौन सा होगा हमारे पास में हाइड्रोजिनेशन। कौन सा बेटा? हाइड्रोजिनेशन, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। और बेंजीन का फॉर्मेशन है, एसिटिलीन की रिएक्शन किससे कराते हैं? आयरन ट्यूब से पास करने के बाद। तो ऑर्गेनिक में कुछ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खैर, इसके बाद मैंने हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें मैंने हेलो एल्केन और हेलो एरीन को रखा हुआ है। हेलोजन कंटेनिंग से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत आसान क्वेश्चन था। ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक बड़ा यूनिट है क्योंकि इसमें एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी दो चैप्टर एक साथ आते हैं। ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से 3 या 2 क्वेश्चन आ रहे, बड़े यूनिट्स भी है तो क्वेश्चन यहां जाहिर सी बात है आएगा। यहां पर कुछ स्पेशल नेमिंग रिएक्शन है, लाइक एल्डोल कंडेंसेशन एंड केनीजारो रिएक्शन, वो आपको बहुत अच्छे से देखना होगा, ठीक है। रोजेनमुंड रिडक्शन हो, ये सारी चीजों से क्वेश्चन आते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग में अमाइंस आता है, 2025 में 0 क्वेश्चन थे, 2024 में 1 क्वेश्चन थे मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन अमाइंस में हो सकता है बेसिक स्ट्रेंथ पूछ ले, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में। अब वो मैंने RM1 में रख दिया है, अब इस वजह से अमाइन में मैंने उसे नहीं रखा। आप समझ रहे होंगे जिस पैटर्न में मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अगेन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन आते हैं, फायदे का सौदा है, इजी है, नीट वाले कर लेंगे। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो पूरे भिलाई में और पूरे छत्तीसगढ़ में फ्लैश एकेडमी ही आपको पढ़ाता है, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसमें कुछ ग्रुप टेस्ट होते हैं, वो भी आपको अभी वेटेज में हम लोग वो उसका भी हम आपको डिटेल दे देंगे अभी। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, ऑर्गेनिक में कुछ पोर्शन आ जाते हैं, उनमें से जैसे विक्टर मेयर टेस्ट हो गया, ठीक है ना, जैसे अलग अलग रिएक्शन हो गया, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ क्या रिएक्शन होगी, ठीक है, ये कुछ टेस्ट होते हैं इन चीजों को, जैसे कि ग्रूव्स रिएक्शन था, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने टर्बिडिटी वाली रिएक्शन देखी थी लुकास रिएजेंट के साथ में। तो ऐसे करके बहुत सारी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, इससे रिलेटेड टेस्ट ही है। इसके अलावा भी एस्टिमेशन ऑफ कंपाउंड है, परसेंटेज कंपोजिशन है। तो उन सब चीजों को कंसाइज करके हमने जो आपके सिलेबस में है उनको हमने आपको डिटेल में बता दिया। 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, छोड़ना नहीं। उससे पहले 2 क्वेश्चन, उससे पहले प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन थे? 4 क्वेश्चन थे। ये मेरी बात आपको समझ में? ठीक है। मोल कंसेप्ट की बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन का एवरेज है। सॉल्यूशन में से आपके पास 2025 में 3 क्वेश्चन आए। आप नोटिस कर रहे होंगे कि अगर मैं 2020, 21, 22, 23 की बात करूं तो 23 तक में मतलब ये हमारे 23 तक के पेपर में फिजिकल केमिस्ट्री से इन ऑन एवरेज 1-1, 2-2 क्वेश्चन दिखते थे। अब ऐसा क्या हुआ कि 24-25 में वो क्वेश्चन बढ़ करके 3-2-2-3 का एवरेज हो गया? वो चमत्कार ये हुआ कि बेटा बहुत सारे चैप्टर आपके ओमिट हुए। क्या हुए? ओमिट हुए। तो उन क्वेश्चंस की भरपाई करने के लिए
एग्जामिनर ने किनको बढ़ा दिया? फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन को बढ़ा दिया। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एवरेज देखोगे फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तो 15 15 15 का वेटेज आपको दिखेगा। लेकिन जो यहां नुकसान हुआ कर रहा था क्वेश्चंस का, वो क्वेश्चन की भरपाई इसने फिजिकल केमिस्ट्री से कर दी। देखो कभी जीरो थे तो अब वहां से क्वेश्चन इन 2 सालों में 3-3, जहां जीरो थे 2 क्वेश्चन, 2 आ रहे थे तो वहां 1 क्वेश्चन आ रहे थे तो वहां 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे दे रहे। यानी फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर से आप एवरेज 2-2 क्वेश्चन मान के चले आएगा ही आएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फ्लैश एकेडमी ने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। फ्लैश एकेडमी आपको अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो देता ही है, हमारा मॉड्यूल अपने आप में सबसे बेस्ट है, उसमें क्वेश्चन अलग लेवल के रहते ही है। लेकिन इसके अलावा मैंने कुछ बुक्स आपको रेकमेंड किए थे जो सिर्फ पूरे छत्तीसगढ़ में, अगेन हम ही इस पे बहुत अच्छे से डिटेल में डील करते हैं। वो है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी की बुक। एन अवस्थी सर की बुक सबसे नंबर 1 बुक है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, चाहे वो जीई के लिए हो चाहे नीट के लिए हो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एमएस चौहान सर की बुक बेस्ट बुक है। इससे बेस्ट बुक मैंने अपने अभी तक तो मैंने नहीं देखा, इतने अच्छे क्वेश्चन मैंने अभी तक कहीं सॉल्व नहीं किए। मजा भी आता है। और ये बुक्स तभी आप कर पाएंगे जब हमारे इस पैटर्न से आप पढ़ें, डिटेल में आप पढ़ें, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो, तब आप इन बुक्स को जरूर लगाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। खैर अभी आने वाले दिनों में काउंटडाउन बढ़ा हुआ है, तो अब मैं इन बुक को सॉल्व करने की सलाह नहीं दूंगा। जिन मटेरियल पे आपने ऑलरेडी वर्क कर रखा है उस पे काम करें और साथ में एनसीईआरटी पे काम करें। और जो बच्चे इन बुक्स को सॉल्व कर चुके हैं, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सॉल्व करने में मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और जिन्होंने करके रखा हुआ है वो बताना जरूर। अच्छे बुक्स है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें है। कंसेप्ट क्लियर होने पर ही आप इसे अच्छे ढंग से डील कर सकते हैं। और फ्लैश एकेडमी में हमने इन बुक्स पे बहुत अच्छे से काम कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि केमिस्ट्री में किसी बच्चे को चिंता होनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। मोल कंसेप्ट हो, सॉल्यूशन हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाते तक आप देखो एक चैप्टर जो है वो इनडायरेक्ट चैप्टर होता है। मैं आपसे बोलता हूं वो चैप्टर मैं नहीं पढ़ाता डायरेक्ट। कैसे, जरा सुनना। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हुए हमने ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी को जाना। फिर जैसे जैसे हमने इनऑर्गेनिक को आगे प्रोग्रेस किया, ऑक्सी एसिड तक जब हम लोग बढ़े, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। फिर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट के कंसेप्ट को समझा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट हमने यहां देखा। फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन का जो पार्ट है, उनकी जो केमिकल रिएक्शन है वो इनऑर्गेनिक में हमने KMnO4 K2Cr2O7 यानी ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर वाले फंडे में सीखा। फिर उसके बाद मोल कंसेप्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट आता है, वो हमने वहां सीखा। और फाइनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हुए हमने एसओपी और एसआरपी का कंसेप्ट सीखा, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में सीखा। तो ये कंप्लीट होते ही बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हमने मोल कंसेप्ट में कर लिया था। ये कंप्लीट होते ही रेडॉक्स रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाती है। तो यस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आने के बाद तुरंत मैंने रेडॉक्स रिएक्शन लिखा है और रेडॉक्स रिएक्शन से आप इन ऑन एवरेज एक क्वेश्चन देखते आ रहे हैं, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स से देखेंगे तो 3 से 2 क्वेश्चन आपको दिखता है। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और जो प्रैक्टिकल एनालिसिस पे बेस्ड रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट का जो कैलकुलेशन है वो वाला पोर्शन आपको करना होगा। अगेन थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। 2 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री जिनको बच्चों को डर लगता है, एक है वो थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री और दूसरा कौन सा होता है बेटा, इक्विलिब्रियम। दो इन टॉपिक से बच्चे डरते हैं, लेकिन डरने का कुछ भी नहीं है। आपने पढ़ रखा है हमसे, आपको मालूम है कि कितनी आसानी से हम क्वेश्चन डील करते हैं। इन दोनों टॉपिक्स में आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बढ़ानी है। देखो इससे पहले साल तक थर्मोडायनेमिक्स तक के क्वेश्चंस तो आते थे, इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन थोड़े कम आते थे। अब लेकिन एनालिसिस ऐसा है, आप देखो इन टॉपिक से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको साफ साफ देखने को मिल रहे हैं। तो अब पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में बोलूंगा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिजिकल केमिस्ट्री आप तभी डील कर सकते हो जब आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाओ। तो ये था केमिस्ट्री का एनालिसिस। इस पूरे एनालिसिस को अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग ड्राइव का लिंक डाल देंगे, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कोई टॉपिक की आपको अगर रिवीजन की आवश्यकता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा कमेंट जिन टॉपिक के लिए रहेगा हम उनके लिए रिवीजन क्लास जल्द ही प्लान करेंगे अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। और हो सकता है रिकॉर्डेड फॉर्म में हो सकता है लाइव फॉर्म में हो, हम जरूर उस पर कोशिश करेंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।